जय हिंद साथियों। आज हम लोग महेश कुमार वर्णवाल का बुक एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है इसको देखेंगे। हम लोग ये कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक का वन लाइनर फॉर्म में है और इसका हम लोग इन्वायरमेंट देखेंगे। ये हम इन्वायरमेंट का वीडियो बना रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट पर्यावरण से और इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है उसका ये वीडियो बनने वाला है। तो इन्वायरमेंट के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। आइए लेकर आपको चलते हैं इन्वायरमेंट वाला टॉपिक पर। ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी का हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बोल देते हैं, अगर आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। जिस एग्ज़ाम में भी पर्यावरण इन्वायरमेंट से और पारिस्थितिकी से क्वेश्चन बनेगा उसका एनसीईआरटी का ये वन लाइनर फॉर्म में बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, सारे एग्ज़ाम में यूज़फुल होता है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के संबंधों का अध्ययन है, स्टडी है। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, भौतिक घटक तथा ऊर्जा संघटक। पर्यावरण के 3 घटक हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक या भौतिक घटक तथा ऊर्जा घटक। तो देखेंगे 3 संघटक हैं। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो अर्ने नेस ने सबसे पहले डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? अर्नी नेस ने किया है। आपको हम बता दें, शिव कुमार सिंह सर का बहुत ही अच्छा कलेक्शन इन्वायरमेंट का हम इसी यूट्यूब चैनल गुलाब सा IQ पे हम करवा दिए हैं। जो नहीं देखे हो जाके वो देख लीजिए। बहुत ही यूज़फुल वीडियो इन्वायरमेंट का हम बहुत सारा टॉपिक से, जैसे स्पीडी का बहुत सारा लगभग 100 जो वन लाइनर फॉर्म में उसको भी करवाए। इन्वायरमेंट का बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, प्ले लिस्ट में इन्वायरमेंट है, उस सारा इन्वायरमेंट का जिसको देखना है तो देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फिर डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? अर्नी नेस ने किया है। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? तो देखेंगे घास स्थल, वन या मरुस्थल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। आपको बता दें, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो सीधा होता है, याद रखिएगा। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, वो पारिस्थितिकी कर्मता है। पारिस्थितिकी कर्मता है। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो 10% का नियम रेमंड लिंडमैन ने दिया। रेमंड लिंडमैन ने 10% का नियम दिया। 10% नियम किससे संबंधित है? ये ऊर्जा के खाक के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से है। 10% का नियम ऊर्जा के खाग स्तर से एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से है 10% का नियम। 10% का नियम क्या होता है? सपोज 100 है, इसका एक पोषी स्तर में 10% गया तो 10 गया, फिर दूसरे पोषी स्तर में 10% का गया तो 1 आएगा। 1% आपको बता दें, जो पेड़ पौधे होते हैं 1% ऊर्जा का ही उपयोग कर पाते हैं, 1% ऊर्जा का ही। धारणीय अस्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो धारणीय या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सबसे पहले ब्रटलैंड कमीशन ने 1987 में अवधारणा को दिया था। तो धारणीय या अस्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले ब्रटलैंड कमीशन ने 1987 ईस्वी में अवधारणा प्रस्तुत किया था। आपको बता दें कि धारणीय विकास क्या होता है। धारणीय विकास, सपोज हम ऐसा डेवलपमेंट करें, ऐसा किसी चीज़ का, किसी वस्तु का उपयोग करें ताकि भविष्य की पीढ़ी में यही वस्तुएं बनाए रखें। जैसे पानी है तो पानी का लेवल इतना ही हमारे आने वाली पीढ़ी में उपयोग हो सके। जैसे ज़मीन है तो ज़मीन का प्रदूषण बढ़े ना ही, इतना ना प्रदूषण कर दे ताकि आने वाले भविष्य को नुकसान पहुँचाए, उसके लिए हार्मफुल हो जाए। तो ज़मीन को, वायु को, इन्वायरमेंट को हम क्या करें, भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इतना ही हम सेफ दे सकें ताकि वो जीवित रह सकें। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है तो महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? कवक और जीवाणु अपघटक कहलाते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, जीव भार का पिरामिड। फिर देखेंगे जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, विपरीत होता है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो उल्टा होता है, पिरामिड उल्टा होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में कहता है तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र या जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य पारिस्थितिकी उत्पादक होते हैं? तो ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। कहता है पारिस्थितिकी का पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहते हैं? पारितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा को खनिज का चक्र होता है पारिस्थितिकी पारितंत्र का गतिक हृदय। नेक्स्ट देखेंगे किस क्षेत्र में सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करता है? किसी क्षेत्र में सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करता है? तो ये पारितंत्र का निर्माण करता है। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है यह सौर्य किरण होता है पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य स्रोत। अब देखेंगे भारत में आर्द्र भूमि, इसको बोलते हैं वेटलैंड। क्या बोलते हैं? 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तो आइए कौन कौन से, यहाँ पे ना 42 दिया है लेकिन आपको बता दें 75 से भी ऊपर हो गया है हमारे भारत में वेटलैंड की संख्या। तो आइए कौन कौन से प्रमुख उसको देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर में है उलर झील, होकेरा आर्द्र भूमि और सूरीनसर मानेसर। लद्दाख में है तसो मोरिरी झील, तसोकार आर्द्र भूमि क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल, पोंगडैम झील, रेणुका। सबसे छोटी आर्द्र भूमि वाली ज़मीन है वो रेणुका है जो हिमाचल प्रदेश का है। पंजाब हरीके झील आर्द्र भूमि, कंजली झील, रोपड़ झील, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। फिर बोलते हैं केशवपुर मियामी सामुदायिक रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य। ये सारे पंजाब राज्य में आर्द्र भूमि में शामिल होते हैं। केरल की बात करें तो केरल में है अष्टमुडी, सटकोटा, वेम्बनाड। राजस्थान की बात करें तो सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में है चिल्का झील और भितरकनिका मैंग्रोव। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो कोलिरू झील, असम में दीपोर बील, तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभयारण्य ये वेटलैंड में शामिल हो गया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कुछ और राज्य हैं। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में है रुद्रसागर झील, मणिपुर में है लोकटक झील मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल। उत्तर प्रदेश में है ऊपरी गंगा नदी तंत्र ब्रजघाट से नरोड़ा तक। फिर है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सामाना पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई, नवार झील और सुर सरोवर। बंगाल की बात करें पश्चिम बंगाल में है पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि, सुंदरवन सबसे बड़ा है सुंदरवन आर्द्र भूमि जो है। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि, गुजरात का नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, महाराष्ट्र में नंदूर, मधेश्वर, लोनार झील। बिहार में है कांवरताल, बिहार में अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो कांवरताल जो है इस पूछा गया है। फिर उत्तराखंड में है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, उत्तराखंड में है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ये मुख्यतः थे। अब आपको बता दें कि पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टांसले, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है। इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टांसले ने किए हैं, तो याद रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग एजी टांसले हैं। अब देखेंगे बायोम और जैव मंडल, बायोम और जैव मंडल। तो आइए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। क्या कहता है? पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं बायोम। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम जलीय बायोम है
जो उल्टा होता है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम टुंड्रा बायोम है, सबसे कम जैव विविधता वाला बायोम। फिर कहता है, क्या कह रहा है कि जैव मंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है, तो जैविक घटक और अजैविक घटक। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में या कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों को संबोधित करता है, संबंध स्थापित करता है, तो यह है खाद्य जाल, फूड वेब। फिर देखेंगे सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण होता है, तो सभी उपभोक्ता परपोषी होते हैं। वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, की स्टोन स्पीसीज कहलाते हैं। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित हैं, तो अबोनी और महोगनी ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ क्लास 7 में 6 में। साल, सागौन और शीशम ये तीनों कौन सा बायोम है, तो मानसूनी वन है साल, शीशम और महोगनी। अबोनी, महोगनी ये वृक्ष जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के उदाहरण या पेड़ हैं। किस बायोम में भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है, तो शंकुधारी वन में भूमि अम्लीय होती है तथा अल्प खनिज वाली होती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, तो आयरवती क्या बोलेंगे अयनवर्ती सदाबहार वर्षावन में बायोम में सबसे कम तापांतर होता है। फिर देखेंगे किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है, तो विषुवतीय वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है, तो मानसूनी बायोम है विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र। यूकेलिप्टस जो है वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु एनिमी कहा जाता है, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है और ये जल को बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है। सागर जल के नितल तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है, इसको बोलते हैं बेंथस। सागर तल के निकट तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है, इसको कहते हैं बेंथस। रेनडियर किस बायोम का जंतु है, तो टुंड्रा है, टुंड्रा में सबसे कम प्रजाति पाई जाती है। अब देखेंगे उष्णकटिबंधीय बायोम को फेफड़े के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय बायोम को फेफड़े लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। वैसे आपको बता दें लंग्स ऑफ द अर्थ अगर पूछा जाएगा तो अमेज़न का फॉरेस्ट जो है लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा सबसे कम वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है। तो कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है, तो 1987 से फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। कौन, देहरादून जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा हर 2 साल में 19 में आएगा तो 21 में, 21 में आएगा तो 23 में आएगा। लानोस तथा कैम्बोस घास किस बायोम में पाया जाता है, तो लानोस और कैम्पोस उष्णकटिबंधीय घास बायोम है। लानोस कैम्पोस जो है ब्राज़ील में है। आपको लानोस के बारे में बताना कि कौन सा देश में मिलता है। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है, तो ये है अम्ब्रेला प्रजाति तथा सामान्यतः प्रजाति है एक बड़े निवास स्थान पर रहती है, अम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है पतझड़ वन। अनुकूलतम बायोम ऑप्टिमम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है, तो आयनवर्ती सदाबहार वर्षावन बायोम में पाई जाती है। हाथी घास एलिफेंट ग्रास किस बायोम की एक प्रमुख घास है, तो सवाना बायोम की एक प्रमुख घास हाथी घास एलिफेंट ग्रास होता है। किस बायोम में, किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है, संरचना, सकल बायोम एवं जातियों के संगठन पर निर्भर करती है। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है, तो शीतोष्ण घास बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है, शीतोष्ण घास बायोम को। कीस्टोन प्रजातियां, कीस्टोन स्पीसीज का संरक्षण करना आवश्यक है।
पारतंत्र की अन्य प्रजातियों की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है कि स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। पौधों की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो पर्यावरण के भौतिक और जैविक कारकों के अंतर संबंधों पर निर्भर करती है। पर्णपाती वन डेसिडस फॉरेस्ट किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल, ट्रांजिशन मंडल क्या कहलाते हैं? क्या कहता है? इकोक्लाइन कहा जाता है। दो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल क्या कहलाते हैं? इकोक्लाइन कहा जाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा पारिस्थितिकी स्तूप की कंसेप्ट को दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है। भारत में किस वन को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है? तो हमारे पास भारत में दो है हॉट स्पॉट, एक है हमारा पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय है लेकिन पश्चिमी घाट नहीं आएगा। पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट नहीं है। हॉट स्पॉट एक पूर्वी घाट नहीं आएगा। पश्चिमी घाट आता है, पश्चिमी घाट आता है और पूर्वी हिमालय आता है। अब देखेंगे ये चैप्टर है हमारा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे उसको आइए देखते हैं। जैव विविधता क्या अर्थ है? जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं की उपस्थिति जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? वाल्टर जी रोसेन के द्वारा जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो जैव विविधता दशक 2011 से 20 तक हम लोग जैव विविधता दशक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स के द्वारा सन 1988 में किया गया। हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानीय जातियों एंडेमिक स्पीशीज की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इनकी संख्या 36 है। भारत में दो देखे, एक पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई में वर्ष 2003 में भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो ये है सिबक थॉर्न। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? सिबक थॉर्न प्रजाति प्रसिद्ध है। सिबक थॉर्न पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है। भारत में अति सघन वनों हाईली डेंस फॉरेस्ट का सर्वाधिक किस क्षेत्र में, किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में हाईली डेंस फॉरेस्ट अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्र है। कहता है एम स्ट्रिप्स। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तो बाघ अभयारण्यों की रख रखाव हेतु एम स्ट्रिप्स शब्द का प्रयोग करते हैं। भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षर किया गया? जैव सुरक्षा उपसंधि 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया गया। जैव सुरक्षा उपसंधि कहता है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो ये देखिए, ये पादप का नाम दिया जूलीफ्लोरा। यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। भारत में सिंह पुच्छ वानर जिसका नाम है मकॉक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में मकॉक या बोल सकते हैं सिंह पुच्छ वानर, ये तमिलनाडु, केरल और के में पाया जाता है मकॉक। इसको ट्रिक बना लेंगे। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया जाता है? जैव विविधता अधिनियम एक्ट जो आता है 2002 में आता है। जैव विविधता अधिनियम कब आता है? 2002 में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है।
भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में साउथ बटन द्वीप पर है। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई है? डोडो पक्षी। यह उपर्युक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मैरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान मैरीन नेशनल पार्क स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट का क्षेत्र चयन किया गया है। पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा का क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह में। मुख्यतः भारत में देखेंगे तो पूर्वी हिमालय और ये हमारा मेनलैंड में इंडो बर्मा का क्षेत्र देखिएगा, ये भी आता है, और सुंडालैंड जो निकोबार द्वीप समूह में आता है। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन यवलगुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? चमगादड़ों की एक प्रजाति है फ्लाइंग फॉक्स। याद रखेंगे, फ्लाइंग फॉक्स इज ए स्पीसीज ऑफ चमगादड़। बोलिए। रेड डाटा बुक कहता है रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो IUCN से रेड डाटा बुक संगठन संबंधित है। कौन सी औषधि मेडिसिन गिद्ध की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो डायफ्लोनिक सोडियम जो है ये गिद्ध की कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्वेश्चन UPSC में भी पूछा गया है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय बल्लभगढ़ हरियाणा में है। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फलेंगस, एलुरस बोलते हैं फल्गेंस है। तो रेड पांडा का भी बोलिएगा, इसका जो जूलॉजिकल नाम है एलुरस फल्गेंस है। भारत में रेड पांडा का प्राकृतिक आवास कहाँ पाया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्र में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास देखे जाते हैं। दचिगम राष्ट्रीय उद्यान ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? इसको बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। आपको बता दें, नाइट्रेट से एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो ये अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। धान का पौधा नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। जीवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो पेड़ों की जड़ों के द्वारा होता है। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश पेड़ों की जड़ों द्वारा होता है। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। ये तो बता दिए थे, साउथ बटन सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब आते हैं, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये सही है, 10। कहता है जब कोई समुदाय अस्थायी परिपक्व जटिल तथा दीर्घकालिका होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 4 समुदाय क्लाइमैक्स कम्युनिटी के रूप में परिभाषित करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल मन्नार की खाड़ी है। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी जाती है? नारियल को कल्प वृक्ष की उपमा दी जाती है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो केवला राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा ऊपर देख लेते हैं इससे पहले। आइए, केवला राष्ट्रीय उद्यान से भारत की कौन सी नदियां प्रवाहित होती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केवला नेशनल पार्क से तो बाण गंगा तथा गंभीरी नदियां प्रवाहित होती हैं। वनस्पति संरक्षण हेतु 100 स्थान संरक्षण पद्धति इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो वनस्पति उद्यान नहीं है इसके अंतर्गत, क्योंकि ये XC2 के अंतर्गत आता है। वनस्पति जो बोटेनिकल गार्डन होता है XC2 के अंतर्गत आता है, इंसूटी के अंतर्गत नहीं आता है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो बाह्य स्थानों संरक्षण पद्धति XC2 कंजर्वेशन आता है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण XC2। जब किसी चीज़ को हम कृत्रिम चेक करेंगे, जैसे बोटेनिकल गार्डन भी एक कृत्रिम होता है, हमारे कॉलेज में बोटेनिकल गार्डन होता है बहुत बड़ा। जैसे आप अगर पटना में आप जाएंगे, कहाँ पे? कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बोटेनिकल गार्डन है। वो लोग पेड़ अपना मतलब लगाते हैं, ग्रो करवाते हैं, बच्चों को टीच भी करवाते हैं, बताते हैं भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू।
तो बोटेनिकल गार्डन वो कैसा होता है, एक्स-2 होता है। इसलिए रीज़न है क्यों हम एक्स-2 बोलते हैं कि बताइए, कृत्रिम ग्रीन हाउस के द्वारा ऊपर में हम जब गए थे जब कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो ऊपर में ना एक जो है लेयर है, हम लोग बोलते हैं कि सपोज़ ऊपर का कोई छप्पर बोलिए या टिन बोलिए, टिन जो थी ना वो कैसा था, कृत्रिम था, वो ग्रीन हाउस गैस के जैसा जो होता है वैसा ही शेड होता था, वो कलर में भी ग्रीन दिखती थी, वो जो होते थे कलर में भी ग्रीन था, उसके अंदर बहुत थोड़ा सा बोल सकते हैं कि गहराई थी, इतना बड़ा पौंड की तरह, तालाब की तरह, उसमें पेड़ लगे हुए थे, वनस्पतियाँ लगी हुई थी, वेजिटेशन लगी हुई थी। तो बताइएगा इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, कृत्रिम ग्रीन हाउस के द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है, तो एक्स-2 कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें आर्टिफिशियल हो जाओ, और नेचुरल हो जाएगा तो इन-सिटू होगा, जैसे हमारा अभयारण्य हो गया, बाघ अभयारण्य हो के, ये सारे इन-सिटू के अंतर्गत आएंगे। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल हैं, तो देखिएगा बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास टोटल 18 है। अब आते हैं भारत में राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व। बात करेंगे जम्मू कश्मीर का, नॉर्थ इंडिया से बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के बात करेंगे तो यहाँ पे दाचिगम, सलीम अली और किश्तवाड़। आपको बताना कि सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया, तो चलिए हमें बता देते हैं, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, पक्षी रिलेटेड है, पक्षी से उन्होंने काम किया। लद्दाख क्या है, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। हरियाणा में कालेसर, सुल्तानपुर। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकीला नेशनल पार्क, खिरगंगा, पिनघाटी, सिम्बला, क्या बोलेंगे, सिम्बाल बारा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। आपको बता दें, ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कब इसकी स्थापना होती है, 1936 में। उसके बाद गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, सारे कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में है केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थल और मुकुंदरा हिल्स, ये सारे कहाँ पर है, राजस्थान में है। गुजरात की बात करेंगे तो गिरवन, मरीन, कच्छ की खाड़ी और ब्लैक बक वंसदा। महाराष्ट्र की बात करें, आपको बता दें महाराष्ट्र में है संजय गांधी बोरीवाली, संजय गांधी पेंच। उसके बाद हो गया तदोबा, गुगामल और नवेगांव, चंदोली, ये सारे महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करेंगे हम गोवा की, तो गोवा में है महावीर, मोल्लेम। कर्नाटक की बात करेंगे तो राजाजी, नागरहोल, ये पूछा जाता है, नागरहोल कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, अंशी, बंदीपुर, तो बोलेंगे नागरहोल, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, अंशी, बंदीपुर। तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करेंगे तो केरल में है अनायमुडी, इराविकुलम, मथिकेट्टन, शोला, परम्बिकुलम, शोला, पेरियार, साइलेंट वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन केरल से बना है। साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में है। अब आएंगे थोड़ा सा दूसरा साइड में, और भी है कुछ है, देख लेते हैं। वन्यजीव अभयारण्य, अच्छा इसमें था कि प्रसिद्ध किसके लिए, उसको एक ही साथ पढ़ लेता, एक बार फिर रिवीजन करवा देते हैं। तो वन्यजीव अभयारण्य है। अब देखिएगा कि सपोज़ जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें आपको दचिगम और इधर मिलेगा सलीम अली, तो ये है शीत मरुस्थल, ये सारे वन्यजीव अभयारण्य हैं। फिर देखेंगे लद्दाख में तो चांगथांग है, और हरियाणा में है कालेसर नहर, और हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल, तो उत्तराखंड में है केदारनाथ, और टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इसी तरह से राजस्थान में तो आप भले केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थल, इस तरह से अभयारण्य माउंट आबू है, सरिस्का है, जवाहर सागर है, चंबल है, वन विहार है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रायगढ़ विषधारी। गुजरात में है आपको गिर हो गया, ठीक है, इसी तरह गिर समुद्री कच्छ, नल सरोवर हो गया, फिर नारायण सरोवर हो गया पूर्णा, फिर जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह महाराष्ट्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, महाराष्ट्र में ये सारे अभयारण्य हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गए, बोर हो गया, कालसुबाई, हरिश्चंद्र, मेलघाट, नागजीरा, करनाला पक्षी, पेनगंगा, फिर उमरेद पानी, इस तरह से मेलघाट, तदोबा, अंधेरी, इस तरह से देख लेंगे आप। पेंच, सह्याद्री, नवगांव, नागजीरा, बोर सबसे छोटा, बोर क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। इसी तरह आप बात करेंगे गोवा की बात करें तो गोवा में है महावीर, 40 किलोमीटर में है, तो ये कर्नाटक में है दांदेली, घाट प्रभा, चंचोली, और इधर देखेंगे तो बंदीपुर, भद्रा, डंडेली, अंशी, नागरहोल, फिर बोलेंगे बिलिगिरी, रंगनाथ। फिर ये केरल की बात करेंगे थकेडर पक्षी अभयारण्य, इदुक्की, नैयर, परम्बिकुलम और मलाबार पेरियार परम्बिकुलम है। अब बात करेंगे कि केवलादेव ने, आपको बता दें केवलादेव ने साइबेरियन करेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। सपोज हम, ये हमारा प्यारा भारत ने बताए, यहाँ पर है हमारा रूस, बहुत बड़ा एरिया में, रूस से साइबेरियन पक्षी केवलादेव में आता है।
राजस्थान का केवलादेव। तो इसका एक प्रवासी स्थल है, आश्रय स्थल है, वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है साइबेरियन। तो केवलादेव याद रखेंगे कहाँ पर है, राजस्थान में है। आइए फिर देख लेते हैं, राज्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य है और उसका टाइगर रिजर्व है। तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में बोलेंगे कासु ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हिरना वनस्थलीय यह मुगरावनी है, नागार्जुन सागर प्रणहिता किन्नरसानी कवल और अमरावती ये टाइगर रिजर्व हैं। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी अन्नामलाई मुदुमलाई पालनी पहाड़ियाँ गिंडी मुकुर्थी मन्नार की खाड़ी सागरीय उद्यान है। और कोका क्या बोलते हैं, कोडाइकनाल पॉइंट कैलीमर पुलिकट झील सत्यमंगलम। फिर बोलेंगे कलाकार वेथांगल और थल्लानाडु। फिर कलक्कड़ देखेंगे, फिर अन्नामलाई मुदुमलाई सिरिवलुरपथुर और मेघमलाई सत्यमंगलम, ये सारे तमिलनाडु के बाघ अभयारण्य हैं। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में है राजीव गांधी रामेश्वर में पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर। इसी तरह से कोरंगा भी और कोल्लेरू पुलिकट नागार्जुन ये सारे तमिल आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती कांगेर घाटी गुरु घासीदास ये सारे छत्तीसगढ़ में है। इसी तरह अचानक मार सीता फिर बोलेंगे सीता नदी ये सारे छत्तीसगढ़ में है। फिर इंद्रावती फिर बोलेंगे उदंदिता सीता नदी ये सारे अचानक मार छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में भितरकनिका सिमलीपाल है, भितरकनिका चिल्का गहिरमाथा नंदाकानन। फिर बोलेंगे सतकोसिया सिमलीपाल ये सारे सीतामढ़ी में, और सीतामढ़ी में नहीं सिमलीपारा जो है उड़ीसा में। फिर से भितरकनिका जो है ये सारे उड़ीसा में भितरकनिका। फिर बोलेंगे भितरकनिका चिल्का गहिरमाथा नंदाकाना ये सारे उड़ीसा में है। सिमलीपाल सतकोसिया ये भी उड़ीसा में है। पश्चिम बंगाल में है ना एक बुक्सा, ये क्वेश्चन जो है करंट में आज ही ना, आज 14 आज कितना 15 है, सपोज मान के चलिए आज डेट है 16 डेट होगा, हाँ आज 16 तारीख है, 16 जून है। 16 जून को ना दरोगा का बिहार का दरोगा का एग्ज़ाम हो रहा है कोई दरोगा लेवल पर, तो इसमें पूछ लिया बुक्सा का। तो ये देखिए बुक्सा जो है कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। हम क्वेश्चन देखे थे दरोगा का क्वेश्चन, उसमें बुक्सा पूछा हुआ था। गोरुमारा, फिर बोलेंगे नोआरा वैली सिंगलीला सुंदरवन जल्दापाड़ा। फिर बोलेंगे चपड़ामाड़ी बल्लवर और सुंदरवन। तो सुंदरवन तो बहुत एग्जाम में देखा गया और बुक्सा भी टाइगर रिजर्व बहुत एग्जाम में देखा गया त्रिपुरा में। फिर बोलेंगे क्लाउडेड लेपर्ड बाइसन राजगरी और इधर गुमटी सोहाना जाला। मिजोरम की बात करें तो मुरलेन फंगवई नीला पर्वत दम्फा थेरंगल। फिर बोलेंगे थोरान टलांग और दम्फा यहाँ पे है। मणिपुर में केबुल लमजा, आपको बता दें केबुल लमजा ना ये ऐसा अभयारण्य है, इसको यूपीएससी भी पुटअप किया क्वेश्चन में, पूछा कि कौन सा तैरता हुआ अभयारण्य है, इसमें पानी जो है लेवल बढ़ जाता है घट जाता है फ्लड के इफेक्ट से रीजन से। तो केबुल लमजा जो अभयारण्य है इसको बोलते हैं, कहाँ पर है, मणिपुर में है। सिरोही भी मणिपुर में है। नागालैंड में इटांकी है, फकीम अभयारण्य भी यहीं पर है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा मौलिंग, ये दोनों पूछा हुआ है, मौलिंग भी फखुई और सोसा आर्किड नामदफा पक्के कमलांग ये सारे अरुणाचल प्रदेश में। असम की बात करें तो असम में बहुत सारे हमारे पास आपको देखने को मिलेगा, डिब्रू साखोआ काजीरंगा मानस राजीव गांधी औरांग नमेरी रहमोना देहंग पटकोई। आप देखेंगे अभयारण्य में दीपोर बील पूर्वी कार्बी आंगलोंग लाखोवा फिर मानस नमेरी काजीरंगा औरांग ये सारे असम में है। सिक्किम की बात करें देखें कंचनजंगा ये पूछा गया है, ये माउंटेन का पहाड़ भी है बोल सकते हैं, कंचनजंगा इसी के नाम से रखा गया सिक्किम में एक अभयारण्य का नाम। किताब और पोंगोल खा। मेघालय की बात करें तो बलपकड़म बलफाकड़म नोकरेक ये सारे मेघालय में गारो की पहाड़ी में है। फिर बोलेंगे नोंग खेलेम रिसीजू बाघमाड़ा पिचर प्लांट ये मेघालय में है। झारखंड में बेतवा अभयारण्य में डालमा गौतम बुद्ध हजारीबाग पारसनाथ पलामू पेंच पोप चंची पलामू भी झारखंड में। बिहार में वाल्मीकि, ये क्वेश्चन बिहार का एग्जाम में पूछा गया है, बिहार में कौन सा है वाल्मीकि है। इसके अलावा अभयारण्य में भीम बांध गौतम बुद्ध कांवर झील कैमूर वाल्मीकि विक्रमशिला वाल्मीकि प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। उसके बाद आपको बता दें दुधवा के बाद आपको बोल देंगे बखीरा कैमूर महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल ओखला पटना ये सारे उत्तर प्रदेश में है। फिर देखेंगे दुधवा पीलीभीत ये सारा भी उत्तर प्रदेश में। पटना कहाँ से आ गया तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओखला पटना क्या उत्तर प्रदेश में ओखला पटना है, ये हमारे समझ से पड़े हैं, अगर सही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश अब देखेंगे इसमें है बांधवगढ़ पन्ना पेंच सतपुरा वन विहार। तो बांधवगढ़ फॉसिल अभयारण्य जो है कान्हा माधव इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच है पन्ना संजय सतपुड़ा वन विहार। फिर बोलेंगे कूनो फिर डायनासोर के लिए। फिर बोलेंगे इसमें अभयारण्य में बोरा गांधी सागर राष्ट्रीय चंबल पन्ना
रातापानी, सोन घड़ियाल, पन्ना, कान्हा, सतपुरा, बांधवगढ़, ये सारे टाइगर रिजर्व हैं। अंडमान और निकोबार की बात करें तो इसमें 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखेंगे कैंपबेल, गलथिया, महात्मा गांधी मरीन, उत्तरी बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, सैडल पीक, ये सैडल पीक के बारे में पूछा गया। फिर टर्टल द्वीप, बैरन द्वीप, ये सारे सर्वाधिक 96 अभयारण्य अंडमान और निकोबार में देखे गए। दिल्ली में एक ही है अभयारण्य, असोला, भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी, ये सिर्फ वन ही दिया है एनसीईआरटी में। प्रोजेक्ट टाइगर आपको बता दें तो हम सारे वीडियो में बताए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था, वहीं हाथी परियोजना 1992 में, और राइनो विजन 2020 में 2005 से इसको प्रारंभ किया गया। राइनो विजन 2020, राइनो विजन 2020 जो है 2005 से स्टार्ट हुआ है। आइए अब देखेंगे, फिर वन लाइनर के फॉर्म में है, इसको देखेंगे। पहला बॉक्स में क्या देता है, यूनेस्को की सूची में शामिल जैव मंडल अभयारण्य। आइए, इससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। कहता है नीलगिरी, देखेंगे यहाँ पे है जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र, ये राज्य सम्मिलित होने का वर्ष कब है। नीलगिरी की बात करें कहाँ पर है तो केरल और तमिलनाडु में 2000 में सम्मिलित किया गया है यूनेस्को की सूची में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, 2001 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ये भी 2001 में। तो दोनों देखेंगे, एक है मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन, दोनों 2001 में शामिल हुआ है। नंदा देवी उत्तराखंड में 2004 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है। नोकरेक मेघालय में 2009 में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, इसको भी 2009 में, सिमलीपाल उड़ीसा 2009 में। तो तीनों देखेंगे, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, तीनों को 2009 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आसपास है। अचानकमार भी, अचानकमार है छत्तीसगढ़ में, अमरकंटक है मध्य प्रदेश, 2012 में शामिल किया गया है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, 2013 में इसको शामिल किया गया यूनेस्को लिस्ट। अगस्तमलाई तमिलनाडु में है, 2016 में इसको यूनेस्को लिस्ट में जोड़ा गया। कंचनजंगा सिक्किम में है, 2018 में है शामिल किया गया। पन्ना मध्य प्रदेश में 2020 में यूनेस्को लिस्ट में जोड़ा गया। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी वर्ष 2000 में स्थापित किया गया है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है तो जैव सुरक्षा समझौता से कार्टाजोना प्रोटोकॉल संबंधित है। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है तो आनुवंशिकी जैव विविधता का प्रयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है तो रोजर और पौनार ने। अरीबादा क्या है, कछुआ की एक कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला बनाने की प्रक्रिया को अरीबादा कहा जाता है, एनसीईआरटी का टर्म है। कहता है पर्यावरण संरक्षण हेतु 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये ओस्लो नॉर्वे में है। वर्ल्ड WWF कहाँ पे है, नॉर्वे। इसका जो एक बोलते हैं मस्कट बोलेंगे या पहचान क्या है तो ये रेड पांडा है। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है कि किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क है तो देख लीजिए, यह सारसंग्रम है, ये मध्य प्रदेश को बताता है। उसमें था महाराष्ट्र, उसमें महाराष्ट्र को भी बीपीएससी ने आंसर सही माना है, लेकिन ज़्यादा सुइटेबल है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क है। यूनेस्को ने वर्ष 2000, फिर से देखिएगा, थोड़ा माफ़ करिएगा, यूनेस्को ने 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मनाया और जैव मंडल MAB कार्यक्रम प्रारंभ किया था। आइए अब दूसरा कॉलम बाकी था तो दूसरा कॉलम को देखेंगे। जैव सुरक्षा का कार्टाजोना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है जामनगर गुजरात में है। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाया जाता है पश्चिमी घाट में वनों में पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित किया। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था, 1936 में स्थापित हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये बहुत बार क्वेश्चन में देखने को मिला है। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है तो कजिन द्वीप, ये केवल सेशेल्स में पक्षियों के लिए ही आरक्षित है। भारत में पक्षियों का प्रथम वनावरण कहाँ स्थापित है तो वेदांतगल तमिलनाडु में पक्षियों का प्रथम वनारण्य क्या बोलें वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया वेदांत थंगल में।
तमिलनाडु में है। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो 3 राज्यों में। नीलगिरी जो है कर्नाटक में, तमिलनाडु और केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। बारहसिंगा के लिए कान्हा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी, जैसे नाम है फूलों की घाटी, उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो फ्रैंक स्माइथ और होल्सवर्थ ने फूलों की घाटी को खोजा था। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो डॉल्फिन को गंगा का टाइगर दिया जाता है। आपको डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डॉल्फिन डे कितने को मनाते हैं, कौन सा डे को। पक्षी अभयारण्य की बात करें तो घाना पक्षी अभयारण्य भरतपुर राजस्थान में है। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य मांडा गुजरात में, मांड्या गुजरात में है। वेदांतकल की बात करें ये कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नीलापट्टू अभयारण्य नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, नीलापट्टू नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की बात करें गुरुग्राम हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार चेराव मांडवी नदी के पास गोवा में है। कौंडिन्या पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के आसपास उड़ीसा में है। फिर बोलेंगे कुमारकाम पक्षी अभयारण्य या वेम्बनाड पक्षी विहार कोट्टायम केरल में है। कुमारकाम पक्षी विहार, उसके बाद या बिहार या वेम्बनाड कहाँ पर है? केरल में है। आपको मोनो और जैव मंडल कार्यक्रम बता दिए थे। इसके किसके द्वारा? एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। यूनेस्को ने 1971 में मोनो जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया है 1971 में। अब जलवायु परिवर्तन है, आइए, और 2 पेज होगा, ज़्यादा पेज नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन से क्या क्वेश्चन बनेंगे? एनसीईआरटी में क्या लिखा है जलवायु परिवर्तन के बारे में? आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। आइए देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण ये जलवायु परिवर्तन के कारण है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो ये संकल्पना जोसेफ फोरियर ने दी थी। किस गैस का वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP किन बातों पर निर्भर करता है? तो उस गैस के अणुओं की दक्षता या उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो जलवाष्प या वाटर वेपर है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करती है। वर्ष 2015 को पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक 21वीं शताब्दी के लास्ट तक औसत वैश्विक तापमान वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो। 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो या 1.5 डिग्री से 2 से 1.5 डिग्री के ज़्यादा ना हो। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रारंभ हुआ? देखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वर्ष 2005 से प्रभावी हुआ है। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमसागर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। मीथेन गैस उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो मीथेन गैस आर्द्रभूमि, समुद्र और हाइड्रेटेट्स, क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स से ये स्रोत हैं मीथेन गैस का उत्सर्जन में। आपको पता है दलदल वाला क्षेत्र से मीथेन गैस निकलता है, धान के खेत से मीथेन गैस निकलता है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल का विकास। विश्व के तापमानों पर आंकड़ों प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? यह स्थापित किए हैं अल्जीरिया, ब्राज़ील तथा केन्या में। कहता है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये है आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किए जाते हैं। आइए दूसरा कॉलम देखेंगे। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हिम तत्व आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर शीट को छोड़कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रसाधन संग्रह में सहायक हैं? तो समोच्च बॉन्ड, काउंटर बॉन्ड्स, अनुपमशस्यन और शून्य जुताई। नेक्स्ट देखेंगे किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के गठन का प्रावधान किया गया था? तो कानकुन सम्मेलन मेक्सिको में 2010 में क्या किया गया था? हरित जलवायु कोष
गठन किया गया था कानकुन सम्मेलन मैक्सिको 2010 में। हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का क्या उद्देश्य था? तो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना है। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव होंगे। किसके? पादप प्लवक के पूर्णतः नष्ट होने से। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहला क्लाइमेट वर्ल्ड क्लाइमेट जो मीटिंग हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1969 में हुई थी। कौन सी घटना है? वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती है। तो हिमालय का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि, ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दिखाती है। वैश्विक तापमान के कारण कहता है अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा फिर से निर्धारित करनी पड़ती है? एक बार फिर से सुनिए। वैश्विक तापमान के कारण अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा फिर से निर्धारित की है? इटली और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखेंगे, बॉक्स में दिया हुआ है ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल अर्थ आवर मनाया जाता है। इसका समय घंटे 8:30 से 9 बजे तक PM होता है। रात में शाम में के लिए बत्तियां बुझ जाती है। वर्ष 2020 में 28 मार्च को पूरा विश्व में अर्थ आवर दिवस मनाया गया। इसमें 187 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। जो ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित ये अर्थ आवर्स का 14वां संस्करण था। इसका विषय था जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल के द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की गई? तो 8 अगस्त 2017 को द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि क्योटो प्रोटोकॉल सहमति भारत ने 8 अगस्त 2017 को माना। कहता है IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? 1990 में। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? वर्ष 1990 में। फिर देखेंगे एक हर पेज में थोड़ा सा एक नोट करके दिया है कि भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। कार्बन जो निगेटिव देश है कौन है? भूटान है। अब देखेंगे ये चैप्टर का नाम है ओजोन क्षरण एवं प्रदूषण, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड पॉल्यूशंस। आइए इसको NCERT क्या लिखता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर उपस्थित है? तो बहुत क्वेश्चन है। तो ये समताप मंडल में दिखता है। बहुत सारा SSC, रेलवे, BPSC सारा इतना क्वेश्चन इसमें डाला है ना, समताप मंडल और ओजोन परत इसके बारे में। फिर देखेंगे ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत दिखेंगे। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो की खोज किसने की? GW केंट मूरे ने की। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की है? तो ब्रायन गार्डियर तथा जोनाथन शैंकलिन ने की है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से या ओजोन परत के क्षय से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को किस इकाई से मापा जाता है? तो ओजोन परत को हम लोग डॉप्सन इकाई से मापते हैं, डॉप्सन यूनिट से DU से मापते हैं। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? ओजोन परत का CFC है, हैलोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ट्राइक्लोरोएथिलीन है कहता है हैलोजन या हैलोन 1211 1301 इत्यादि ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंसेस कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक और त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर के माह में ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। कहता है वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। मानव के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक।
कहता है जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? तो मानवजनित प्रदूषण के कारण जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पोल्यूटेंट। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? द्वितीय वायु प्रदूषक। जैसे PAN है, ये ना द्वितीय होता है, द्वितीय वायु प्रदूषक होता है। अब देखेंगे इसको, लास्ट में देखेंगे इसका, हम देख लेते हैं दूसरा कॉलम में क्या लिखा है। कहता है PAN ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार का है? तो द्वितीय प्रदूषक है। PAN का होगा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और ओजोन और स्मॉग ये दूसरा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हेमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन की अपेक्षा सर्वप्रथम घुल जाता है, ये ज़्यादा घुल जाती है। जब कार्बनिक पोषक तत्वों जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो सुपोषण की, यूट्रिफिकेशन। कौन सा? जब अकार्बनिक पोषक तत्व फॉस्फेट नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये यूट्रिफिकेशन हो जाता है, सुपोषण हो जाता है। वाहनों में पेट्रोल के दहन के फलस्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो वायु जो बोलेंगे पेट्रोल का जो दहन होता है इससे लेड निकलता है, ये धातु वायु को प्रदूषित करती है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों को विघटित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर ऑक्साइड ये रिस्पॉन्सिबल है अम्ल वर्षा के लिए। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का pH मान कम हो जाता है अम्ल वर्षा से। जैसे बोलेंगे ताजमहल का जो कलर है उसमें भी कमी देखने को मिला है। एस्बेस्टस जो है, एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग होता है? तो इसको बोलते हैं एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस। जैव उपचारण बायोरेमेडिएशन से क्या तात्पर्य है? तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। नेक्स्ट देखेंगे रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मोफ्रोन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। यह सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अंतर्गत या इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया की प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। जैव उपचार कहता है यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं सवस्थानीय जैव उपचार, इन सीटू बायोरेमिडिएशन। यदि प्रदूषित पदार्थों को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाह्य स्थानीय जैव उपचार, एक्स सीटू बायोरेमिडिएशन। प्रदूषक को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं फाइटो निष्कर्षण। एक पॉइंट है, देख लेंगे पॉइंट क्या लिखा है। कहता है ओजोन परत, ओजोन लेयर की खोज चार्ल्स फरेबी और हेनरी बुसान ने की थी। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फरेबी और हेनरी बुसान ने की थी। आइए ये लास्ट पेज है, यहाँ तक इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं चेरनोबिल जो है यूक्रेन का एक शहर है, उसमें एक घटना घटी थी चेरनोबिल का। कहता है चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई? 26 अप्रैल 1986। कुछ प्रदूषक और उसके दुष्प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड श्वास संबंधी रोग हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में समस्या होंगी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। धूलकण यकृत और वृक्क को क्षति पहुंचाएगा। शीशा से कैंसर हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हम लोग पेट्रोल जलाते हैं उसमें शीशा का धातु निकलता है। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाता है? तो देखिएगा बहुत सारा प्रदूषण से दामोदर को हम लोग जैविक मरुस्थल बोलते हैं, दामोदर को। नेक्स्ट देखेंगे पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चे में कौन सी बीमारी होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम या ग्लोबोनीमिया। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है या ग्लोबोनीमिया होता है। नेक्स्ट देखेंगे सिगरेट के धुएं से कौन सा प्रमुख प्रदूषक होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर।
ध्वनि प्रदूषण साउंड प्रदूषण से। अधूरे प्रज्वलन कहता है अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता, कि पॉलीमर से निर्मित होने के कारण बहुत सारे पॉलीमर का यूज़ होता है उसमें। भोपाल त्रासदी गैस आपको पता है मिक होता है, MIC मिक। यूनियम कार्बाइड फैक्ट्री में कौन सी गैस का रिसाव होता है, तब मिथाइल आइसोसाइनेट होता है। आपको डेट बताना है कब हुआ है। कहता है इंसिनरेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कूड़े कचरे को जलाने के लिए इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो जल प्रदूषण के लिए हम लोग निवारण नियंत्रण 1974 में। कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो हाइड्रोजन न्यूनतम। लेकिन हमको हाइड्रोजन निकालना बहुत मुश्किल होता है, प्रॉब्लमेटिक है या कठोर है, समय रुपया बहुत खर्च होता है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, तो यह है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। पार्थेनियम गाजर घास के परागकणों से कौन सा रोग होता है, तो यह चर्म रोग और दमा रोग हो जाता है। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषक के सबसे अच्छे संकेतक है, तो वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे प्रदूषक है लाइकेन। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो उष्मीय प्रदूषण होता है। आइए इसका दूसरा कॉलम देख लेते हैं। इसमें एक नोट लिखा हुआ है, इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। कौन सा गैस, रेडॉन गैस। आपको बता दें रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं मिलता है। इससे फेफड़े का कैंसर और रक्त कैंसर भी होता है रेडॉन गैस से। दूसरा कॉलम या लास्ट कॉलम है, इसके बाद ये सारा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का टॉपिक्स सार संग्रह से NCERT से ख़त्म हो जाएगा। इटाई रोग जो होता है कैडमियम से होता है। मीनामेटा रोग जो होता है मरकरी से होता है। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो बेंजीन, टॉल्यूइन और जाइलिन मिलाया जाता है। सीसा रहित बोल सकते हैं। लेड को नहीं मिलने में क्या मिलाएंगे, बेंजीन, टॉल्यूइन और जोलिन। बेंजीन के कारण कौन सा रोग की होने की संभावना है, तो रक्त कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है। जिस तरह से बेंजीन देखिए और लेड होगा, इससे भी कैंसर, रक्त कैंसर या कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूलकणों से होता है, तो सिलिका तथा एस्बेस्टस के युक्त धूलकण से सिलिकोसिस हो जाता है। भूमिगत जल को प्रदूषण करने वाले प्रदूषक तत्व कौन से हैं, आर्सेनिक हैं और फ्लोराइड हैं। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है, इसको ये जो पॉसिबिलिटी है ये होने की यह है न्यूमोकोनियासिस। न्यूमोकोनियासिस कोयला उद्योग के व्यक्तियों में जो काम करते हैं इसकी पॉसिबिलिटी है न्यूमोकोनियासिस हो जाएगा। फिर देखेंगे भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है, फॉस्फेट पदार्थ की अपमार्जक में अधिकता पाई जाती है। किस उद्योग में संलग्न लोगों में फिर बोलते हैं बिसियोनोसिस रोग ग्रस्त हो जाते हैं, तो कपड़ा उद्योग में बिसियोनोसिस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है, तो पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशेषण के रूप में जाना जाता है, तो जलकुंभी को क्या बोलते हैं, जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशेषक के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप वायु में होने वाले परिवर्तन का माप कैसे किया जाता है, रेडियम सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। जेरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है, तो पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट देखेंगे वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग। एस्बेस्टस फेफड़े को प्रभावित करता है। सीसा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पारा उदर को होता है, पारा से एक बीमारी होता है मीनामाटा, जापान का शहर मीनामाटा में रखा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की वाहिकाओं को प्रभावित करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। एक बार फिर से एस्बेस्टस फेफड़ा, सीसा मस्तिष्क, पारा उदर, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त वाहिकाएँ। ये तो बता दिए रेडॉन से क्या होगा, फेफड़े का कैंसर, रक्त कैंसर होता है रेडॉन गैस से। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने आपको पूरा वीडियो इन्वायरमेंट का, इकोलॉजी का, महेश कुमार वर्णवाल का सार संग्रह NCERT का बहुत ही यूज़फुल है और सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने हैं। आपको देखें कैबुल लमजाओ हो गया, रक्त कैंसर वगैरह हो गया, ये क्वेश्चन सारा एग्जाम में पूछा गया है। मिलते हैं एक फिर नए वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यहाँ तक देखें तो आप कमेंट करके देखें यस आई हैव वॉच दिस वीडियो। आप ऐसे कमेंट करें, हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका पुनः फिर से धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।